नमस्कार। ड्रॉन एंड रीड्रॉन द मेकिंग ऑफ इंडियाज इंटरनल बाउंड्रीज इस पॉडकास्ट की नई 6वीं मालिका में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट इंडिया स्टेट स्टोरीज प्रकल्प का एक हिस्सा है जो पिछले 150 वर्षों में भारत की आंतरिक, राजनीतिक और प्रशासनिक सीमाओं में आए बदलावों का अध्ययन करता है। ये प्रकल्प पुणे स्थित फ्लेम विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर लेजिस्लेटिव एजुकेशन एंड रिसर्च के सहयोग से संचालित किया जाता है। इस नए सीजन में हम भारत के हर एक मौजूदा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बनने का रोचक इतिहास और कथाओं की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रभावशाली व्यक्तित्वों और सामाजिक बदलावों का अन्वेषण करेंगे जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को आकार दिया है। इस 11वें एपिसोड में हम जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के गठन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को समझते हैं। ये एपिसोड इंडिया स्टेट स्टोरीज पर इसके संबंधित लेख से लिया गया है और इसे गूगल नोटबुक LM का उपयोग करके बनाया गया है। इस लेख को पढ़ने के लिए शो नोट्स में पा सकते हैं। आमिर खुसरो की एक बहुत मशहूर पंक्ति है, अगर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर इस धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। बिल्कुल। और आज हम उसी जगह की बात कर रहे हैं। लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ उसकी खूबसूरती को याद करना नहीं है, बल्कि उसके बेहद पेचीदा इतिहास की परतों को खोलना है। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं। कहानी इस बात की कि कैसे 3 बिल्कुल अलग अलग पहचान वाले क्षेत्र, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, एक साथ एक राजनीतिक इकाई में बंध गए, और जिसकी वजह से आज भी कई सवाल उठते हैं। सही कहा। तो चलिए सफर को शुरू से समझते हैं। कश्मीर के इतिहास की शुरुआत ही बाकी जगहों से थोड़ी अलग है ना? स्रोत बताते हैं कि यहाँ 12वीं सदी से ही इतिहास लिखने की एक बहुत गहरी परंपरा रही है। जी, ये बहुत खास बात है। कल्हण की राज तरंगिणी का जिक्र आता है, जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। उसमें से क्या खास है? आकर्षक बात यह है कि राज तरंगिणी सिर्फ राजाओं की लड़ाइयों का ब्यौरा नहीं है। कल्हण ने उस दौर के समाज, संस्कृति और यहाँ तक कि मुश्किलों पर भी लिखा है। अच्छा। तो ये हमें हिंदू और बौद्ध शासकों के दौर की एक जीती जागती तस्वीर देती है, जो भारत के कई दूसरे हिस्सों के लिए आसानी से नहीं मिलती। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा था। क्या? 1339 के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। कैसे? मतलब क्या ये वो दौर था जब इस्लामी प्रभाव? बिल्कुल बिल्कुल। 1339 से लेकर आप कह सकती हैं लगभग 250 सालों तक, यानी 1586 तक यहाँ मुस्लिम सुल्तानों का शासन रहा। इसी दौरान इस्लाम यहाँ की संस्कृति का एक अहम हिस्सा बना। और सूफी परंपरा भी यहीं से? हाँ, सूफी परंपरा ने भी अपनी जड़ें जमाई, जिसकी शुरुआत नुंद ऋषि जैसे संतों ने पहले ही कर दी थी। फिर 1586 में एक और बड़ा मोड़ आया, जब मुगल बादशाह अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। मुगलों के आने से तो यहाँ की कला, वास्तुकला, बाग बगीचों, इन सबको एक नई पहचान मिली होगी। बहुत ज्यादा। लेकिन हम जानते हैं कि 18वीं सदी तक मुगल साम्राज्य दिल्ली में ही कमजोर पड़ रहा था। हाँ, तो दिल्ली की इस कमजोरी का असर कश्मीर पर कैसे पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। जैसे ही मुगल सल्तनत कमजोर हुई, कश्मीर पर कब्जा करने के लिए नई ताकतें सामने आ गईं। 1752 में अहमद शाह दुर्रानी ने हमला किया और यहाँ अफगान शासन की नींव रखी। और ये कब तक चला? ये करीब 70 साल, 1819 तक चला। लेखों के मुताबिक ये दौर राजनीतिक उथल-पुथल का था और इस अस्थिरता का फायदा उठाया महाराजा रंजीत सिंह ने। मतलब सिखों ने? जी। 1819 में उनकी सिख फौजों ने अफगानों को हराकर कश्मीर पर कब्जा कर लिया। तो मतलब करीब 100 साल के अंदर अंदर सत्ता मुगलों से अफगानों के पास और फिर सिखों के पास चली गई। बिल्कुल। और आप सोचिए कि इन बदलावों का आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा होगा। सिख शासन 1846 तक चला। इस दौरान कुछ प्रशासनिक सुधार तो हुए, लेकिन कई स्रोत धार्मिक उत्पीड़न की घटनाओं का भी जिक्र करते हैं। और इसी सिख शासन के अंत में वो घटना हुई जिसने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के आधुनिक इतिहास की नींव रखी। आप एंग्लो सिख युद्ध की बात कर रहे हैं? हाँ, और उसके बाद हुई अमृतसर की संधि। हमारे स्रोत कहते हैं कि 1846 में जो हुआ वो हैरान करने वाला था। अंग्रेजों ने कश्मीर को बेच दिया था। हाँ, बेच दिया शब्द ही सही है। 1846 में जब सिख अंग्रेजों से पहला युद्ध हारे तो उन पर भारी जुर्माना लगाया गया। और वो चुका नहीं पाए? नहीं, तो उस जुर्माने को चुकाने के बदले में सिखों ने कश्मीर का इलाका अंग्रेजों को दे दिया और फिर अंग्रेजों ने वही इलाका 75 लाख नानक शाही रुपए में जम्मू के डोगरा राजा गुलाब सिंह को बेच दिया। एक मिनट,
जो पहले रंजीत सिंह के ही सेनापति थे। जी वही। इसका मतलब ये कि आज की जम्मू और कश्मीर की नींव किसी सांस्कृतिक या भौगोलिक एकता पर नहीं बल्कि एक बिजनेस डील पर रखी गई थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक रणनीतिक और व्यावसायिक फैसला था। अंग्रेजों ने एक तीर से कई शिकार किए, सिखों को कमजोर किया, युद्ध का खर्च वसूला और अपने साम्राज्य के लिए एक सुरक्षित सीमांत तैयार कर लिया। और इसी के साथ पहली बार जम्मू, कश्मीर और लद्दाख एक प्रशासनिक इकाई बने। जी, एक शासक के अधीन। तो कश्मीर को इस तरह खरीदने के बाद डोगरा शासकों का राज कैसा था? क्या उन्होंने इसे एक राज्य की तरह चलाया या एक निवेश की तरह? स्रोतों के अनुसार उनका नजरिया काफी हद तक एक निवेशक का ही था। उनका पहला मकसद था अपनी लागत वसूलना। अच्छा। और इसके लिए उन्होंने लगभग हर चीज और हर किसी पर भारी टैक्स लगाए। कारीगरों, नाव चलाने वालों, कसाईयों, बेकरों, यहाँ तक कि वेश्याओं पर भी। इससे तो लोगों में, खासकर कश्मीर घाटी में, भारी असंतोष पैदा हुआ होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन ये एक दिलचस्प पहलू है कि इसका असर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग हुआ। जहाँ कश्मीर घाटी में इन टैक्सों को बहुत कठोर माना गया, वहीं जम्मू में डोगरा अभिजात वर्ग को इस शासन से फायदा भी हुआ। और इसी वजह से शायद जम्मू और कश्मीर के बीच एक दूरी हमेशा बनी रही। बिल्कुल, एक राजनीतिक और भावनात्मक दूरी। और लद्दाख का क्या? अक्सर जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो लद्दाख की अपनी अलग कहानी कहीं खो जाती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। 17वीं सदी की शुरुआत में लद्दाख एक आज़ाद राज्य था जिसकी अपनी अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान थी। वहाँ तिब्बती बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव था। तो फिर वो इस नई रियासत में कैसे शामिल हुआ? 1834 में डोगरा जनरल जोरावर सिंह ने एक बड़ी फौज लेकर लद्दाख पर हमला किया और उसे जीत लिया। मतलब उसे सैन्य बल के जरिए इस नई रियासत में शामिल किया गया था। और जोरावर सिंह यही नहीं रुके? नहीं, उन्होंने 1839-40 में बाल्टिस्तान और गिलगित के इलाकों को भी जीता। हालांकि इन दूर दराज के इलाकों पर डोगरा नियंत्रण हमेशा बहुत मजबूत नहीं रहा, लेकिन इन जीतों ने उस रियासत की सीमाओं को तय कर दिया जिसे हम आज जानते हैं। तो एक तरफ भारी टैक्स, दूसरी तरफ बाहरी शासन, इन सब के खिलाफ स्थानीय लोगों में कोई राजनीतिक चेतना जाग रही थी? बिल्कुल, जाग रही थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक, खासकर 1920 के दशक में, मुस्लिम आबादी में असंतोष बहुत बढ़ गया था। इसकी वजह? एक बड़ी वजह ये थी कि सरकार की ज्यादातर बड़ी नौकरियों पर डोगरा, पंजाबी और कुछ कश्मीरी पंडितों का ही कब्जा था। इस बेचैनी को महाराजा हरि सिंह ने भी महसूस किया। तो उन्होंने क्या कदम उठाए? उन्होंने 2 बड़े कदम उठाए। पहला, 1927 में कानून बनाया जिसके तहत राज्य की नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी गई। और दूसरा? 1934 में उन्होंने एक विधानसभा बनाई जिसे प्रजा सभा कहा गया। लेकिन वो एक तरह का दिखावा ही था, है ना? हाँ बिल्कुल। सभा के पास कोई खास ताकत नहीं थी और ज्यादातर सदस्य मनोनीत होते थे। शेख अब्दुल्ला ने तो इसे महज एक दिखावा कहकर खारिज कर दिया था। और यहीं से शेख अब्दुल्ला की राजनीति में एक बड़ी भूमिका शुरू होती है। बिल्कुल, 1932 तक वो कश्मीर के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर चुके थे। उन्होंने ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। वो पूरे राज्य के नेता नहीं बन सकते। तो उन्होंने क्या किया? ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि जम्मू और लद्दाख में तो राजनीतिक माहौल अलग था। बिल्कुल अलग था। जम्मू में हिंदू डोगरा शासन का समर्थन करते थे और भारत के साथ विलय में अपना भविष्य देखते थे। वहीं लद्दाख के बौद्ध अपनी अलग पहचान को लेकर चिंतित थे। शेख अब्दुल्ला ने इस खाई को पाटने की कोशिश की। और इसी कोशिश में उन्होंने 1939 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदल दिया। जी, एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम था। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदलकर जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया और उसके दरवाजे हिंदुओं और सिखों के लिए भी खोल दिए। यहाँ तक कि पार्टी का झंडा भी बदल दिया, हरे से लाल। हाँ, जिस पर हल्का निशान था जो किसानों और मजदूरों का प्रतीक था। ये एक धर्मनिरपेक्ष पहचान बनाने की कोशिश थी। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रभाव कश्मीर घाटी के बाहर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाया। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, 1947। जी, भारत आजाद हो रहा था, बंटवारा हो रहा था और रियासतों को चुनना था, भारत या पाकिस्तान। तो महाराजा हरि सिंह, उनके दिमाग में क्या चल रहा था? महाराजा हरि सिंह एक बहुत बड़ा सपना देख रहे थे, एक आजाद और संप्रभु कश्मीर का। वो इसे पूरब का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे। लेकिन क्या ये हकीकत से दूर एक सपना नहीं था? 2 बड़े देश बन रहे थे, उनके बीच में एक छोटा स्वतंत्र राज्य कैसे टिक पाता? बिल्कुल,
और दोनों ही देश कश्मीर को अपने साथ चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक जुलाई 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने महाराजा को मनाने की बहुत कोशिश की। उन्होंने पूरी आंतरिक स्वायत्तता तक की पेशकश की, लेकिन महाराजा ने मना कर दी। हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यहाँ तक कि जिन्ना को कश्मीर आने की इजाजत भी नहीं दी, सेहत का बहाना बनाकर। तो फिर विले का फैसला इतनी जल्दी और नाटकीय ढंग से कैसे हुआ? क्योंकि जमीन पर हालात बहुत तेजी से बदल रहे थे। सितंबर 1947 तक पूंछ और मीरपुर में पाकिस्तान समर्थित विद्रोह शुरू हो चुके थे, और फिर 22 अक्टूबर को कबायली हमला। हाँ, हजारों की संख्या में पाकिस्तानी कबायली लड़ाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। वो लूटपाट करते हुए श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, और महाराजा की अपनी सेना उन्हें रोक नहीं पाई। नहीं, उनकी सेना बहुत छोटी थी और कई सैनिक मुसलमान थे जो या तो विद्रोहियों से जा मिले या उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया। जब हमलावर श्रीनगर से कुछ ही किलोमीटर दूर थे, तब महाराजा को एहसास हुआ कि उनका आजाद रहने का सपना टूट चुका है और इनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, भारत से मदद मांगना। हाँ, उन्होंने भारत सरकार से तत्काल सैन्य मदद की गुहार लगाई। भारत मदद करने को तैयार था, लेकिन एक शर्त पर कि महाराजा पहले विलय पत्र पर दस्तखत करें। जी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर 26 अक्टूबर 1947 को घबराए हुए महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अगले ही दिन 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे स्वीकार किया और भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई। तो इस विलय के साथ ही सब कुछ तय हो गया? कहानियां खत्म हो गई? नहीं, कहानी यहां से एक नए और भी जटिल दौर में दाखिल हो गई। विलय के तुरंत बाद भारत इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र में ले गया। और फिर अनुच्छेद 370। जी, 1950 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 जोड़ा गया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष स्वायत्तता दी। लेकिन राजनीतिक उथल-पुथल जारी रही। 1953 में शेख अब्दुल्ला को, जो तब प्रधानमंत्री थे, उन्हें पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ, उनकी बढ़ती आजादी की मांगों के चलते, और ये सिलसिला दशकों तक चलता रहा, जिसका अंत हम कह सकते हैं 2019 में हुआ। सही कहा। दशकों के विवाद और अशांति के बाद 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। आज हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने की एक लंबी और पेचीदा यात्रा को समझा। कल्हड़ की राजतरंगिणी से लेकर डोगरा शासन की उस खरीद तक, और फिर 1947 के उस मुश्किल फैसले से लेकर 2019 के बड़े संवैधानिक बदलाव तक। इस पूरी चर्चा से एक जरूरी सवाल हमारे सामने आता है, जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या? हमारे स्रोत और ये पूरी कहानी बार बार दिखाती है कि ज्यादातर ध्यान और चर्चा हमेशा कश्मीर घाटी पर ही केंद्रित रही है। जम्मू की अपनी आकांक्षाएं, लद्दाख की अपनी अलग पहचान, और यहाँ तक कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के नजरिए को अक्सर हाशिए पर धकेल दिया गया है। हाँ, ये बात तो है। तो सोचने वाली बात यह है कि जब किसी इतने विविध क्षेत्र का इतिहास बार बार सिर्फ एक हिस्से के नजरिए से सुनाया और समझा जाता है, तो उस जगह की पूरी पहचान पर इसका क्या असर पड़ता है? इस प्रक्रिया में कौन सी आवाजें अनसुनी रह जाती हैं और कौन सी सच्चाइयां नजरअंदाज हो जाती हैं?